में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से ग्रुप आज के दिन भी G7 है। G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही हुई थी। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी इफेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने यह भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशंस को होने से रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके साथ भी साथ में बैठकर एक्शन प्लान्स बनाने होंगे। तो 26 सितंबर साल 1999 में G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेती है। लेकिन सवाल ये कि इस G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर्स कौन सी हैं, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको, ओशिनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री वाइज या पॉपुलेशन वाइज भी देखो तो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था, तो ये G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में होती थी। कई सालों तक ऐसे ही होते रहा जब तक साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ गई। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There has been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ही नहीं, बल्कि हमारे देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच में कोऑपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए अगर हमें ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना हो तो। इसलिए दोस्तों, पहली G20 लीडर्स की जो ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में ही होती है। ये पहली समिट अमेरिका में बिठाई गई थी, जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स नीचे घटा देंगे, स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, इन टोटल $4 ट्रिलियन ये खर्च करेंगे ताकि सभी की इकोनॉमीज को रिवाइव किया जा सके। टोटल में G20 के सारे देश मिलाकर ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होती है और 2/3 से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है और जो काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका में 3 देश साथ में मिलकर काम करते हैं। करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 की समिट, इस साल इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज। G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर्स हैं G20 के, हर साल एक अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मीडिया में सुनकर आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सरकार की कि G20 इस साल इंडिया में आ गया है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 की समिट होनी ही थी। अगर आप लिस्ट देखो 2008 की पहली समिट से लेकर, तो ये 18th G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जहां पर 2 बार ये समिट होस्ट करी गई है, 2008 और 9 में। उसके पीछे कारण हो सकता है कि जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो अमेरिका में ही शुरू हुई थी।
लेकिन उसके बाद से हर देश को एक एक करके बारी मिली। 2009 से अगर आप देखना शुरू करो, यूके, फिर कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, 2012 में मैक्सिको, 13 में रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया। सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं G20 के जहां पर कोई G20 समिट नहीं हुई है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, और इसीलिए अगले साल ब्राजील में होगी 2024 में और 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी। उसके बाद ये ऑर्डर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2026 में यूएसए से। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो अगली G20 समिट इंडिया में 2042 के अराउंड होगी। अब इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट्स में, जैसे कि स्पेन के पास तो परमानेंट इन्विटेशन है इन समिट्स का। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती है। तो इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF और एशियान की चेयर कंट्रीज। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली यह है कि हालांकि G20 का मेन पर्पस अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द इयर्स ये कई और मेजर इश्यूज को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज को एड्रेस करने में प्रॉब्लम्स ये आई हैं कि ये 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसीज हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपने एजेंडा है, और किसी भी इशू को लेकर ये सारे 20 के 20 देश एग्री कर पाए ये बहुत मुश्किल होता है। यही कारण कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और इसी रीजन से G20 की एक टूरिज्म मीटिंग जो कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी उसे चाइना और सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन देश को इन्वेड किया है। इससे आपको पता चलता है कि मीटिंग्स में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर भी कितना डिपेंड करते हैं। 2016 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया। G20 में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीजों को महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। अब आप सोचोगे कि इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने का टाइम कहां पर है, G20 की मीटिंग तो सिर्फ 2-3 दिन तक चलनी है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि G20 की जो मेन समिट है सिर्फ वही 2 दिन चलती है, जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और समिट्स होती हैं G20 में, जैसे कि मिनिस्टर लेवल समिट्स, जहां पर इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं, या फिर हेल्थ मिनिस्टर्स या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं। 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 21 जुलाई को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। और इन सब मीटिंग्स की लोकेशंस भी अलग अलग हैं, जैसे कि कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हुई थी, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग इंदौर में हुई थी। और मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं G20 में, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग के लिए। बहुत कुछ है यहाँ जानने को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा अब G20 और G7 के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।